हाय स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में ना हम देखेंगे कि जो हमारा पीएल और बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर करने का देखा लास्ट वीडियो में, तो उसका प्रोसेस होता है कैसे, मतलब कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, क्या सिस्टम होगा, क्लाइंट देगा क्या करेगा, उसके बारे में देखना है। तो मतलब मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि पीएल बैलेंस शीट की रहती किस तरह से। पहले तो हम कंसेप्चुअल देखते हैं कि मतलब प्रोसेस नॉर्मली होता क्या है। नॉर्मली तो देखो, सबसे पहले क्या होता है कि आपको ना जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री प्रिपेयर करोगे। एक सेकंड, अब आपको विजिबल है ना। जर्नल एंट्री के बाद आपका क्या होगा, लेजर बनता है। लेजर के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस को मैं नॉर्मली एक अलग ही पार्ट कहता हूँ, क्योंकि होता है इसके बाद ही है, बट स्टिल लेजर के बाद हमारा फ्लो जो बनता है ना, वो ट्रेडिंग पीएल का बनता है। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने लास्ट उसमें बात करी थी। और इसके बाद फिर हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको। तो ये हमारा ना एक नॉर्मल प्रोसेस रहता है अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का, जब हम पीएल बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका। तो ये हमारे इससे पहले, मतलब एक तरीके से अगर हम कहें, तो हमारा क्या, एक तो जनरल होगा, एक लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद फिर हमारा तब जाके पीएल बनता है और बैलेंस शीट बनती है। अब इसमें क्या है कि जब आपको पता ये सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्चुअली नहीं पता तो आप चीज़ों को करोगे कैसे। लेकिन जब हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब ये सब सिस्टम हो गया जो हम पढ़ते हैं, ये मैनुअली हो गया। ये कैसा हो गया, मैनुअली। बट एक्चुअल में क्या होगा कि आज के टाइम पे सब कंप्यूटराइज हो गया, जिसमें कि आप मल्टीपल अलग 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 बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं मार्केट में। आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हो, बट मार्केट में फिर भी सबसे ज्यादा जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, टैली। अगर आप अपना वर्क स्टार्ट करोगे या छोटे किसी बिजनेस का करोगे, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वहां पे वो टैली ही यूज हो रहा हो, और आपको टैली पे ही क्लाइंट वर्क करेगा, या आपको जो मैनेज करना है वो टैली पे करना है। टैली में कमाल की बात क्या है, टैली में आप जैसे ही जर्नल एंट्री पास आउट करते हो, जैसे ही आपने जर्नल एंट्री करी, सारा कुछ अपने आप हो जाएगा। लेजर अपने आप बन जाएगा, ट्रायल बैलेंस अपने आप बन जाएगा, पीएल अपने आप बन जाएगा, ट्रेडिंग पीएल मतलब, और बैलेंस शीट भी अपने आप बन जाएगी। अब आपके माइंड में यही आएगा कि सर अगर सब कुछ अपने आप ही बन जाएगा तो बस जनरल एंट्री सीख लेते हैं ना, बाकी सबका करना क्या है हमें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, जब तक आपको चीजों का नहीं पता है कि कोई चीज कहाँ पे कैसे बन रही है, तब तक आप ना एक डेटा ऑपरेटर बन के रह जाओगे। डेटा ऑपरेटर, डेटा ऑपरेटर मतलब जो सिर्फ उसमें ना काम कर रहा है, कि डेटा एंट्री करने का काम कर रहा है टैली के अंदर। वो काम होता है सिर्फ अगर आप जनरल एंट्री के बारे में सोच रहे हो कि मैं जनरल एंट्री सीख लूं। बट सीए का काम कहाँ होता है, सीए का काम वहां शुरू होता है जहां पे अकाउंटेंट का काम खत्म होता है। अब देखो, आप सीए नहीं भी हैं, दैट्स टोटली ओके, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ ये कोर्सेज आप टैक्सेशन अकाउंटिंग के अगर देख रहे हो या कुछ भी, तो चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, ये इस वीडियो में भी आपने एनरोल किया है, कि आप बिना सीए बने जो टैक्सेशन और अकाउंटिंग की प्रैक्टिस है वो स्टार्ट करने वाले हो। वहां पे ना आप क्या करोगे, क्लाइंट की बुक कीपिंग भी कर रहे होंगे, ऐसा काम भी आप कर रहे होंगे, मतलब क्लाइंट का जितना भी अकाउंटिंग है वो आप करोगे। ठीक है, वो सारा कुछ आप मैनेज करोगे। तो आपको क्या है कि ये वाला पार्ट तो पता होना ही होना है, जनरल एंट्री तो आपको मालूम होनी ही चाहिए। जनरल एंट्री के बिना तो दिक्कत ही है। बट सारी चीजें सही हैं या नहीं है, वो तभी आप चेक कर पाओगे जब आपको इसके बारे में पता है। एक एज ए सीए अगर मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, मैं वहां पे चेक कर रहा हूँ, तो अकाउंट्स तो वहां पे तो मुझे एंट्री भी नहीं करनी है ना, बात समझो। मुझे वहां पे जाके जनरल एंट्री भी नहीं करनी, क्योंकि कंपनी ने सब कुछ कर रखा है पहले। वो तो मेरे पास पूरे टैली में मेंटेन कर रखा है, उन्होंने मुझे बैलेंस शीट भी ला के दे रहे हैं, सब कुछ फाइनल कर रखा है। फिर वो मेरे पास क्यों आए, ताकि मैं उनका चेक कर पाऊँ सारी चीज़ें सही है या नहीं है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ इन चीज़ों की नॉलेज चाहिए, तभी मैं चेक कर पाऊंगा। और मैं कैसे चेक करता हूँ, मैंने जैसे मान के चलिए बैलेंस शीट ओपन करी, और बैलेंस शीट में देखते मैं बता दूंगा कि आपने ना एंट्री मिस्टेक्स करी है। ठीक है, आपकी एंट्री गलत है, अकाउंटेंट देखता रह जाएगा। और मैं, मतलब मैं आपको अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई भी कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है। नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास नॉलेज है आप देख के बता सकते हो। सिंपल सी एक चीज़ समझो, अ, अगर जैसे बैलेंस शीट है, ठीक है, उसमें बैलेंस शीट में बहुत सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ, कैश इस साइड आ रहा है, कैश इस साइड आ रहा है। अब ये तो एक बहुत बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हो गया। अरे भाई, कैश इस साइड आ रहा है मतलब कैश नेगेटिव है, और कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैश होगा या नहीं होगा,
कैश आपके पास से माइनस में नहीं हो सकता है ना, तो कैश कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है, तो आपको होगा कि नहीं भाई आपका कैश इस साइड आ रहा है, मतलब आपके अकाउंट सही नहीं है, मतलब अभी इनको चेक करो, ठीक करो, फिर मेरे पास लेके आओ, आपका गड़बड़ हो रहा है। मान के चलिए कैपिटल यहाँ पे आ रही है, आप कहोगे भाई कैपिटल तो इस साइड आ रही है, इस साइड आ रही है, मतलब नेगेटिव कैपिटल हो रही है। नेगेटिव कैपिटल भी हो सकती है, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका। ऐसे ही कुछ डेटर है वो इस साइड आ रहा है, या कुछ आपको अपोजिट साइड में दिख रहा है, तो उन चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। आपने यहाँ पे अभी हम इन चीज़ों पे भी काफ़ी डिस्कस कोशिश करूंगा मैं मैक्सिमम आगे की वीडियो में जितना कर पाऊँ। बाकी ठीक है, 11th 12th में ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो यहाँ पे मान के चलिए आपकी फिक्स एसेट्स थी। फिक्स एसेट्स मैंने ओपन करी, देखा ओपनिंग में भी मशीन जो थी, ओपनिंग बैलेंस था उसका 1 लाख का, और आज क्लोजिंग है वो भी 1 लाख है। ठीक। अब यहाँ पे एक डाउट उठता है, अरे मतलब ऐसा तो नहीं कहीं डेप्रिसिएशन लगाने से रह गया हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल एंट्री कर रहा हूँ क्या? नहीं। ये मुझे कब पता चला? जब मुझे बैलेंस शीट के बारे में पता है, जब मुझे लेजर के बारे में पता है कि हाँ ओपनिंग क्लोजिंग तो मैच ही नहीं कर सकता, जब हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें तो क्लोजिंग कम होना चाहिए। तो ये डाउट लेके आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% गलत है, ये सही भी हो सकता है। सही कैसे हो सकता है कि मान के चलो कि डेप्रिसिएशन में एक रफली ऐसा बोलता हूँ, 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, वो माइनस हो गया, और 10,000 की मशीनरी भी परचेज कर ली होगी उसी साल में, तो टोटल वैल्यू कितना, फिर से 1 लाख ही आ गई है ना। 1 लाख में आप क्या करोगे, माइनस करोगे 10,000, प्लस करोगे 10,000, क्लोजिंग कितना है 1 लाख। तो हो सकता है ये ठीक हो, तो बट डाउट आया ना, डाउट आया तो आप उस चीज़ को चेक करोगे ना। और ये चीज़ चेक करने के लिए आपको कैसे पता चला कि मुझे चेक करनी है? ये तभी पता चला जब आपको वो सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो मेरा जो कहने का पर्पस था वो ये था कि टैली में चीज़ें ऑटोमेटेड हो जाती हैं ये सब कुछ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें सीखना नहीं है। सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो हमने देखा कि ठीक है, हमने पहले जर्नल एंट्री करी, जर्नल से लेजर हुआ, लेजर से ट्रायल बैलेंस हुआ। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस के बाद हमने ट्रेडिंग पीएल बनाया, फिर उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई। क्लियर? पर ये सारा आपको दिखा नहीं, एक सेकेंड रुको, ये लो। ठीक है, ये हमने ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करी। तो ये हमारा पूरा का पूरा फ्लो रहता है। करेक्ट। जब हम पीएल बनाएंगे तो पीएल बनाने का मेन, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, कि इधर आपकी सेल आती है, और अगर कोई इनकम है तो वो इनकम आएगी, इधर आपके एक्सपेंसेस आएंगे, इधर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ट्रेडिंग बना रहे होते तो उसमें जीपी आता है, फिर पीएल में आता है, मैं यहाँ पे कंबाइन बोल दिया। ठीक है, अदरवाइज चलो मैं ट्रेडिंग वाला भी बता ही देता हूँ आपको। मैं पूरा ही बता देता हूँ, इसको छोड़ो। ट्रेडिंग वाला अगर आप बना रहे हो, तो ट्रेडिंग वाले में क्या होता है, यहाँ पे आपकी सेल आती है। ठीक है, डायरेक्ट इनकम अगर कोई और है तो वो आपके यहाँ पे आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। 11th क्लास का कंसेप्ट है अगेन, आई एम सिंह। फिर इसके बाद अगर आप जो बनाएंगे पीएल बनाएंगे, पीएल में ये वाला जीपी इधर आ जाता है हमारा। करेक्ट। फिर जीपी के बाद क्या होगा, इधर आपका जो इनडायरेक्ट प्रॉफिट होगा, इनडायरेक्ट इनकम जिसको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पे आएगी। डायरेक्ट इनकम होगी वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट आएगा। और ये आपका मैच कर जाएगा, नीचे के बैलेंस तो हमेशा मैच ही करेंगे, जो ये हम करते हैं ना, ये वाला टोटल इधर करते हैं या इधर टोटल करते हैं, तो टोटल हमेशा अकाउंट्स में मैच करते हैं। चाहे आप लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो आपका हमेशा टैली करेगा ही करेगा, क्योंकि जो डिफरेंस होता है वो हम उसी को किसी ना किसी बैलेंसिंग फिगर में मेंशन कर रहे होते हैं। आई थिंक ये वाला सारा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा, पीएल वाला। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने लास्ट वाले में वैसे कवर करी है। बैलेंस शीट का हमारा क्या रहेगा कि इधर हम बनाएंगे एसेट्स, इधर बनाएंगे कैपिटल, और इधर बनाएंगे लायबिलिटी। एसेट्स को फिर हम फर्दर डिवाइड करके बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट को अलग दिखाते हैं, करंट एसेट्स को अलग दिखाते हैं, फिक्स एसेट्स को अलग दिखाते हैं, कैश एंड बैंक को अलग दिखा देते हैं ना। फिर लोन एंड एडवांसेस हैं तो वो आपकी मर्जी है कि करंट अकाउंट के करंट एसेट के अंदर में दिखाना है या फिर आपको सेपरेटली दिखाना है, दैट्स योर चॉइस। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, करंट लाइबिलिटी होगा, और नॉन करंट लाइबिलिटी या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कुछ भी बोल सकते हो, नॉन करंट लाइबिलिटी आप उसको यहाँ पे दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट बनती है, और ये हमारा टैली होता है। और इसमें भी कैपिटल में क्या होता है, जो हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड आउट हुआ था, ये जो नेट प्रॉफिट हुआ था, ये हमारा कहाँ यहाँ कैपिटल में ऐड हुआ होता है। ठीक। ये हमारा बेसिक फंडामेंटल रहता है इस चीज़ का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मेरा पर्पस क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम चलो इससे पहले एक चीज़ तो रहेगी ना, इसमें भी पहले वो बताता हूँ।
अब ये बात आती है कि इसको प्रिपेयर करने का मेथड मतलब सिस्टम क्या रहता है। पहला सिस्टम ये हुआ कि क्लाइंट ने आपको अपनी डेटा वैसे ला के दे दिया, इन्वॉइसेस दे दी बेसिकली, ठीक है। उसने एंट्री नहीं दी, उसने इन्वॉइसेस दी। आपको कहा कि आप उसके लिए अकाउंट बनाओ। आपने अकाउंट बनाने के लिए उससे फीस चार्ज करी, जो कि डिपेंड करता है आप क्या चार्ज कर रहे हो। 4000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज आप आराम से चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस, कंपनी का कितना काम है उसके हिसाब से आप ये फीस बड़े आराम से चार्ज कर सकते हो। और ये मंथली फीस है, ठीक है। अकाउंट्स प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं अगर कहूँ तो एक कंपनी का जो पूरा आप इतने इस लेवल की फीस अगर ले रहे हो, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप उसको पूरे महीने में और कुछ नहीं तो 12-13 घंटे से ज़्यादा नहीं दोगे। तो 12-13 आवर्स के आप इतना फीस चार्ज करोगे, मतलब रफली मान के चलो एक दिन की ड्यूटी के आप 4 से 10 हज़ार ले रहे हो, तो आप आराम से महीने के अंदर 25-30 क्लाइंट मैनेज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। 25-30 क्लाइंट ऐसे मैनेज कर सकते हो। अपने अंडर में एम्प्लॉय भी रखते हैं, जैसे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो क्या होता है, जैसे आपका काम बढ़ता है आप अपने अंडर में एम्प्लॉय रखते हो। तो मान के चलिए कि आपने एक क्लाइंट से, आपने जैसे आपके 10 क्लाइंट हैं, 10 क्लाइंट से टोटल आपने फीस चार्ज करी 1 लाख रुपीज़ महीने की। और आपने अपने अंडर में क्या रखा है, एक जूनियर को रख लिया। उस जूनियर का आपने दे दिया 15,000 रुपये। तो वो 10 लोगों का काम आपका कर रहा है 15,000 रुपये में। आपने 1 लाख रुपए लिए, 15,000 उसको दे दिया। आपको अपने आप से काम नहीं करना पड़ा। आपको क्या हुआ, सारी चीज़ों को चेक करना रहा कि हाँ एंट्रीज वगैरह ठीक हो रही है, उसको थोड़ा सा बताना रहा कि सारी चीज़ें कैसे हैं, क्लाइंट को डील करना रहा। और आपके 85,000 रुपीज़ आपकी अपनी डायरेक्ट इनकम हो गई, ठीक है। जितने क्लाइंट्स उतना आप, ये 10 क्लाइंट है आपके, अगर 100 क्लाइंट है तो 100 क्लाइंट के लिए आपने 10 लोगों को रख लिया, वही मल्टीपल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। तो उतनी इनकम आपकी बनती चली जाती है। तो पहला सिस्टम तो ये हो गया कि क्लाइंट ने कुछ भी नहीं करा, उसने ही आपको लाके कहा कि आप मेरे अकाउंट्स प्रिपेयर कर दो। आपने अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर दिए, और फिर इससे उनकी आईटीआर फाइल करने का हो गया या जीएसटी का भी प्रिपेयर करने का हो गया, वो सारा वर्क आपने कर दिया। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन होता है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट ने अपने आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर रखे थे। जो क्लाइंट है ना, इसने अकाउंट प्रिपेयर कर रखे थे। ये आपके पास किसके लिए आया, आईटीआर के लिए आए, या फिर जीएसटी के लिए आए, या बैंक लोन के लिए आए, या किसी और काम के लिए भी हो सकता है आए हो। तो उन्होंने कहा कि ये देखो, ये मेरे पूरे के पूरे ये मेरे अकाउंट्स हैं, ये मेरे अकाउंट्स हैं, मैंने एकदम परफेक्ट बना रखे हैं, बस फटाफट फटाफट ना मेरी आईटीआर फाइल कर दो। अब क्या होगा यहाँ पे, आपका काम इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये सारे हैं। अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नॉलेज होगी, तो आप क्या करोगे, इन सारी चीज़ों को जो भी वो लेके आए, इनको क्या करोगे, चेक करोगे। चेक करोगे कि ये सब कुछ सही है या नहीं है, ऐसा तो नहीं इसमें मिस्टेक कर रखी है। अब क्या होगा कि आपको ऑडिट नहीं करना है, बात समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट है उसकी, नहीं, उसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको जीएसटी की रिटर्न फाइल करवानी थी आपसे, या इनकम टैक्स का काम कराना था। आपने क्या करा, ये जो अकाउंट्स दे रहा था ना, एक बार चेक कर लिया। अगर ये सब कुछ ओके है, अगर ये सब कुछ ओके है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो देखो, अभी आप क्लाइंट को भी कुछ नहीं कहोगे, आप अपना सीधा सीधा आराम से आईटीआर जीएसटी फाइल कर दोगे। बट अगर आपको इसमें मिस्टेक लग गया, आपको लग गया कि इसमें काम सही नहीं है, इसमें गड़बड़ है, कुछ मिस्टेक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या, क्लाइंट की भी हेल्प होगी और आपका रिवेन्यू बढ़ेगा। कैसे, आप क्लाइंट को कहोगे कि देखो भाई, आप जो ये अकाउंट्स बना के लेके आए थे ना, इसमें ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी चेक करने की, मेरा काम तो जीएसटी और आईटीआर फाइल करने का था। ये तो मैं कर रहा था, ये तो मैं डिटेल में तो चेक किया ही नहीं। ये मैं बेसिक बेसिक देख रहा था, तो मेरी नज़र इन पे गई कि आपके अकाउंट्स में इतनी सारी मिस्टेक है। अब ये तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान चला गया, अगर नहीं गया होता आपकी पूरी आईटीआर और जीएसटी फाइल हो जाती। क्योंकि देखो, अकाउंट्स प्रिपेयर करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, वो मेरा काम नहीं था। आपने मुझे तो उसके लिए हायर नहीं किया। तो मैं तो, जो आपने मुझे डिटेल्स दी उसके हिसाब से फाइल कर देता, ये सारी फाइल हो जाती, तो मेरी तरफ से तो ठीक हो जाता। बट क्या, कल को आपको बहुत दिक्कत आती, नोटिस आ सकता था, ये मतलब जो भी डिपेंडिंग, ऐसा भी नहीं कि पता चला उसमें 100 रुपए की मिस्टेक है और आप उसको इतना डरा रहे हो, उन चीज़ों को समझ के, ठीक। और आप इसमें गलत नहीं कर रहे हो, क्लाइंट को सही रियलिटी बता रहे हो। और उनको आप समझाओगे कि देखो, ये अकाउंट्स तो, ये गलती तो मेरी डिटेक्ट हो गई, मैं इन चीज़ों को चेक कर रहा था, मेरे सामने आई तो मैंने डिटेक्ट कर ली कि हाँ इतनी मिस्टेक्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। बट क्या होता है कि अगर मैं इन चीज़ों को चेक ना कर रहा होता, बात समझ रहे हैं? कैसा होता है कि अगर मैं इन चीज़ों को चेक ना किया होता, अगर इन चीज़ों को मैंने चेक नहीं किया होता, तो ये गलती नहीं पता चलती, और क्या पता मैं इनको और चेक करूँ तो इसमें 100 मिस्टेक और निकले। ये तो मैंने डिटेल में देखा ही नहीं। तो आप एक काम करो,
अगर आपको सही लगे कि अकाउंटिंग का काम भी मैं कर दूंगा, इस इतना टाइम, अब ये आपके में इतनी मिस्टेक है, आप पहले गलत करके लेके आओगे, उसको मैं ठीक करूंगा, उसमें टाइम जाएगा, मेरा टाइम जाएगा, मैं उसके लिए भी देखो फिर आपसे फीस चार्ज करनी पड़ेगी, और फिर भी कोई चीज़ छूट जाए। तो इससे अच्छा है कि आपकी अकाउंटिंग भी पूरी की पूरी मैं कर देता हूँ, और इसकी आप क्लाइंट से फीस चार्ज करो। तो क्लाइंट क्या हुआ, अभी वो अकाउंटिंग का काम भी आपसे कराने लग गया, और अकाउंटिंग भी आप कर रहे हो, जीएसटी भी आप कर रहे हो, आईटीआर भी आप कर रहे हो, क्लाइंट खुश, आप खुश, और क्लाइंट आपके ऊपर डिपेंड भी ज़्यादा हो गया, और उसको लगता भी है अब, और कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा कि हाँ आप एक्सपर्ट हो, आप सारी चीज़ें कर रहे हो। तो बेसिकली ये दो तरीके रहते हैं क्लाइंट का वर्क करने के। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारा चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।